हेलो दोस्तों, छात्रों, गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि फिल्मी धुनों पर हम आपको पूरी छंद की मात्राएं सिखाने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, ठीक है। और किस तरीके से हमें छंदों को पढ़ना होता है ये हम आपको आज पूरा का पूरा डिटेल बता देंगे। आपको जो हम सिखाएंगे वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपको हमेशा याद रहेगा कि ये संतोष सर के द्वारा हमें छंद पढ़ाए गए थे, जो कि हमने यूट्यूब से पढ़े थे। किससे पढ़े थे बेटा? यूट्यूब से पढ़े थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, छंद। तो देखिए, छंद का बेटा अर्थ जो होता है वो होता है बंधन या फिर गांठ। क्या होता है? बंधन या गांठ। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न किस तरीके से बन सकता है, ध्यान देना। शास्त्र में वर्ण या मात्राओं का वह निश्चित मान जिसके आधार पर पद्य लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? और नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, या कुछ भी नहीं। चलिए तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार इसको कि शास्त्र में वर्ण या मात्राओं का वह निश्चित मान जिसके आधार पर पद्य लिखा जाता है उसे हम छंद कहते हैं। क्लियर है? चलिए अभी हम छंद किस धातु से बना है ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। एकदम घबराना नहीं है, अंत तक बने रहना है आपको हमारे साथ। तो छंद जो होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। छंद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक और दूसरा होता है वार्णिक। आपने ये भी पढ़ा होगा, एक मुक्तक छंद भी पढ़ा होगा। तो देखिए बेटा, मुक्तक छंद अब ये एक शैली हो जाती है, क्योंकि अब ये छंदों से क्या हो जाएगा बेटा, जब मुक्त हो जाएगा तो इसमें वास्तविकता में छंदों का कोई नियम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मात्रिक छंद क्या होते हैं। तो बेटा मात्रिक छंद क्या होते हैं? जो इनकी मात्राओं से गणना हो। जिनकी किससे गणना हो? मात्राओं से गणना हो। और वार्णिक क्या होते हैं? जिनकी वर्णों से गणना हो। जिसकी किससे गणना हो? वर्णों से, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्णों से बंधी हुई पंक्ति क्या कहलाती है? वार्णिक छंद कहलाती है। और मात्राओं के द्वारा बांधी गई पंक्ति मात्रिक छंद कहलाती है। क्लियर है? अब हम इस डायग्राम में देखेंगे कि मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं और मात्रिक छंदों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए बेटा, मात्रिक छंदों में जो हैं वो सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये तीन प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। कितने प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं? तीन प्रकार के। एकदम अंत तक बने रहना बेटा, इसमें आपको सब बताए जाएंगे, तत्व तो बताए जाएंगे, ठीक है। पूरा क्लियर आपका छंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, तीन भागों में मात्रिक छंद को बांटा गया है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। तो ये बेटा हमने मुख्य छंद रखे हुए हैं जो बार बार हमसे पूछे जाते हैं। जैसे चौपाई है, सममात्रिक है। गीत का जो है वो सममात्रिक है। हरि गीत का जो है वो सममात्रिक है। रोला भी है, सममात्रिक है। दिक्पाल है, सममात्रिक है। रूपमाला है, ये भी हमारा कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक में ये चार छंद आपको मिलेंगे, दोहा, सोरठा, वरवय और उल्लाला। विषम मात्रिक में दो छंद मिलेंगे, कुंडलियां और छप्पय छंद। क्लियर है? चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे मात्रा नियम, कि इसमें मात्राएं जो होती हैं वो किस तरीके से लगती हैं, ठीक है। हम देखिए, आप लोगों ने बुक्स वगैरह में 4-5 नियम पढ़े होंगे। हम मात्र केवल आपको 3 नियमों से पूरी मात्राएं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहली होती है बेटा लघु मात्रा। और लघु मात्रा केवल उन वर्णों की होती है जो मूल स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? मूल स्वर होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि मूल स्वर 11 होते हैं। तो देखिए बेटा, मूल स्वर 11 भी कह सकते हो, और वास्तविकता में जो मूल स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? 4 होते हैं। वास्तविकता में मूल स्वरों की हम परिभाषा यदि आपको बताएं तो ऐसे स्वर होते हैं जिनसे दूसरों को बनाया जा सकता है, जिनसे दूसरे स्वरों को बनाया जा सकता है, वो मूल स्वर होते हैं। तो देखिए, 2 बार हम छोटे आ को मिलाते हैं तो बड़ा आ बनता है, यानी कि जो छोटा आ है ये मूल स्वर है। छोटी ई को 2 बार मिलाएंगे, बड़ी ई बनेगी। इसका मतलब है कि ये छोटी ई भी क्या है? मूल स्वर है। इसके बाद छोटे ऊ के 2 बार मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, यानी ये भी हमारा क्या है? मूल स्वर है।
और छोटी री को हम 2 बार मिलाएंगे तो इससे बनती है बेटा बड़ी री, जो कि हमें हिंदी में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको दीर्घ संधि में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जहाँ मूल स्वर बेटा दिखें या मूल स्वरों की मात्राएं दिखें, वहाँ पर आपको लगाना है लघु मात्रा। कौन सी? लघु मात्रा। अभी उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आप बस बने रहिए, जिंदगी में आपने ऐसे छंद नहीं पढ़े होंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके बाद है दीर्घ एवं गुरु। अब गुरु जो है, पहले आपको बता दें कि ये जो मात्रा है इसको एक पाई रेखा कहा जाता है। ये जो एक मात्रा आपको दिख रही है इसको एक पाई रेखा कहा जाता है, और ये जो दिख रही है इसको एक वर्तुल रेखा कहा जाता है। इसको एक वर्तुल रेखा कहा जाता है। और दीर्घ या गुरु जो मात्राएं होती हैं वो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा की होती है। अंग और आहा की होती है, ध्यान रखना। और तीसरा जो नियम है बेटा वो है आधे वर्ण के पहले वाला जो वर्ण होगा, आधे वर्ण के पहले वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा दीर्घ या गुरु होता है। अब इतना पढ़ने के बाद भी लड़के गलतियां करते हैं, और कहाँ गलतियां करते हैं ये पूरे के पूरे हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। बस आपको साथ में बने रहना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इनको लगाने के लिए। कहें जू पावे कौन विद्या धन उद्यम बिना, ज्यों यूरोप की पौन बिना डुलाए ना मिले। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि काम है, देखिए इसमें छोटे आ की मात्रा लगी है तो 1 लगेगी, है इसलिए यहाँ अ की मात्रा है इसलिए 2 लगेंगी। इस प्रकार से मात्राओं को लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने वी के ऊपर 2 क्यों लगाई हैं, वी के ऊपर हमने दीर्घ मात्रा क्यों लगाई है। तो ध्यान रखना, ये द्या बना है बेटा, ये बना है आधे दा से और पूरे या से। किससे? आधे दा से और बड़े या से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़े या की मात्रा लगी है। तो यहाँ पर आधा दा है, इस वजह से हमने बोला था कि आगे वाला जो वर्ण होगा उसकी मात्राएं दीर्घ हो जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर बी की मात्राएं जो हैं छोटी ई की मात्रा लगने के बाद भी 2 हैं। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि यदि आपका जो वर्ण है वो आधा आ जाता है, जो वर्ण आपका आधा है वो आपका आ भी जाता है, लेकिन उससे पहले कोई वर्ण नहीं है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण वर्ण आपको बताने हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, द्या। ये क्या है, जैसे विद्यालय वगैरह लिखते हैं, उद्यम लिखते हैं, तो ये बनाया जाता है। तो ये बना है बेटा दा से, आधे दा से और या से। तो अगर यहाँ पर ऐसा शब्द लिखा आ गया तो इसकी मात्राएं कैसी लगेंगी, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको लगानी है। जैसे आप उद्यम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उद्यम। यही शब्द ये लिखा हुआ है, क्लियर है। तो इसकी एक मात्रा ना हो करके इसकी जो मात्राएं होंगी बेटा वो कितनी होंगी? दीर्घ होंगी, यानी 2 होंगी। अब क्यों 2 होंगी? क्योंकि आधा वर्ण है, यहाँ पर क्या है? आधा वर्ण है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि लोग इसकी वजह से 1 मान लेते हैं और 1 इसको मान लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 1 इसकी होगी और 1 इसकी होगी, तो टोटल जो उद्यम में मात्राएं होंगी वो 4 मात्राएं होंगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हम चिन्ह पढ़ते हैं, कौन सा? ये वाला वर्ण। तो बेटा ये जो बना होता है वो आधे हा से और ना से बना होता है, और इसकी जो मात्राएं होती हैं वो इस तरीके की लगेंगी, क्योंकि जो हा है वो आधा है और यहाँ पर ची है वो छोटी ई है, इसलिए यहाँ पर हम दीर्घ तो करेंगे लेकिन किसकी वजह से? आधे हा की वजह से करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, जो चिन्ह बेटा इस तरीके से लिखते हो वो गलत लिखा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हा में माँ लगा हुआ है, तो वास्तविकता में ये पहले आधा हा है और बाद में पूरा माँ है। तो ब्रह्मा की जो मात्राएं होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, क्योंकि हा की वजह से हमें यहाँ पर जो रा है, रा में दीर्घ करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर रा वहाँ पर रा में क्यों हम मात्राएं गिन रहे हैं? तो बेटा ध्यान रखना, ये ब्रा जो होता है
ये ब्रा जो होता है ये वास्तविकता में आधे बा से और पूरे रा से बना होता है। अब रा के बाद में क्या आएगा, हा आएगा। तो यहाँ पर बा की तो कोई मात्रा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये आधा है और आधे के पहले कोई वर्ण है नहीं, इसलिए हम हा की वजह से रा की कितनी मात्राएं गिनेंगे, 2 मात्राएं गिनेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हमने यहाँ पर एक अगला वर्ण लिया है, कौन सा, प्रा। तो जैसे हम विप्र लिखते हैं तो विप्र का मतलब होता है, या आपने वी लिखा है, फिर आधा पा लिखा है और पूरा रा लिखा है। तो इस पा की वजह से बेटा इसकी जो मात्राएं हैं वो 2 होंगी, यानी वी की मात्राएं दीर्घ होंगी और रा की क्या होगी, 1 होगी। अब रा की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, अब रा की मात्रा नहीं होगी, रा की मात्रा नहीं होगी, बल्कि उसमें जो आ जुड़ा है उसकी मात्रा होगी, ठीक है, क्योंकि स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। क्लियर है बेटा। चलिए इसी प्रकार से और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये हा में वा जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले यहाँ पर आधा हा है और बाद में पूरा वा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेल, तो यहाँ पर भी क्या लिखेगा, व्हेल। अब यहाँ पर वा में एक ही मात्रा है तो डबल मात्रा लगेगी, और ला में आ की मात्रा है इसलिए एक मात्रा लगेगी, और हा की यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमारा इस वर्ण में है, आप समझ गए होंगे। चलिए तो यहाँ पर एक निर्देश है आप लोगों के लिए कि मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं। तो बार बार आपको ये नहीं कहना है कि का की यहाँ पर एक मात्रा होगी, का की नहीं बेटा, यहाँ पर तो आ की एक मात्रा लगाई जा रही है, क्योंकि का में छोटा आ जुड़ा है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और हम अगला निर्देश पढ़ेंगे कि चंद्र बिंदु तथा नुक्ता से मात्राओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आप ये मत सोच लेना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आँख, क्या लिखा, आँख लिख दिया, ठीक है, क्या लिखा बेटा, आँख लिखा, क्या लिखा, आँख लिखा। अब यहाँ पर चंद्र बिंदु के चक्कर में इसकी 2 नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि आ के ही चक्कर में इसकी 2 लगाई जाएंगी। तो ध्यान रखना कि भाई चंद्र बिंदु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, आशा करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि मात्रिक छंद और कौन कौन से प्रकार में बांटे गए हैं। तो एक होता है बेटा साधारण मात्रिक छंद और दूसरा होता है दंडक मात्रिक छंद, ठीक है। तो साधारण छंद हम उनको कहते हैं जिनमें 1 से 32 तक मात्राएं होती हैं, 1 से 32 तक, यानी कि जैसे मान लीजिए दोहा है, उसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब है कि 13 और 11 को हम जोड़ेंगे तो एक पंक्ति में मात्र 24 मात्राएं हो रही हैं, तो वो हमारा साधारण छंद में रखा जाएगा। यदि 32 से ज़्यादा होती हैं जिस छंद में, तो समझ लेना कि वह दंडक मात्रिक छंदों की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छंद के हम अंगों पर बात करते हैं कि छंद के अंग या तत्व कितने होते हैं। तो बेटा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि छंद के 7 अंग या तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है चरण, पद या पाद। तो चरण, पद या पाद अभी हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। वर्ण और मात्रा आप लोग जानते हो। संख्या और क्रम की यदि हम बात करें तो संख्याओं का जो क्रम होता है उसी से इस तत्व को जोड़ा गया है। गण होते हैं वो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, ये पूरे नगण, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, गण होते हैं, जिनको आपको बचपन में सिखाया गया होगा यमाता राजभान सलगा से। किससे, यमाता राजभान सलगा, ये उसके लिए एक सूत्र चलता है, यमाता राजभान सलगा। 8 गण होते हैं बेटा, 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं, 8 गण होते हैं। और पहला कौन सा होता है, यगण, फिर मगण, फिर तगण, फिर रगण, फिर जगण, भगण, सगण। क्लियर है। तो ये नगण, तो ये कितने गण होते हैं बेटा, 8 गण होते हैं। और ला और गा को इस सूत्र में दशाक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दशाक्षर कहा जाता है ला और गा को इस सूत्र में। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो एक गण में वर्णों की संख्या या अक्षरों की संख्या 3 होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं गति।
तो गति होती है बेटा पढ़ने का जो आरोह और अवरोह होता है उसको हम गति कहते हैं कि किस गति से हम उसको पढ़ रहे हैं। यति और विराम क्या होता है, तो जो कॉमा लगा होता है यानी कि रुकने का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और बाद में पूर्ण विराम लगा होता है तो इनको हम यति और विराम बोलते हैं। इसके बाद है तुक, तो आप की जो तुक है यानी कि बाद में जो तुकांत वर्ण हैं उनका भी आना जरूरी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक नोट आपके लिए फिर हमने दिया है और इसको बेहतर तरीके से समझ लेना है बेटा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये जिंदगी में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, अगर बताया हो तो कमेंट करके हमें बता देना कि किसने बताया था। कुछ या अर्धसममात्रिक छंदों में, ठीक है, हम कुछ को यहाँ काट ही देते हैं। अर्धसममात्रिक छंदों में चरण तो चार होते हैं, चरण तो चार होते हैं, पर उन्हें दो पंक्तियों में लिखा जाता है तथा इसकी पूरी पंक्ति को दल कहा जाता है। अब ध्यान रखना, इस तरीके से मान लीजिए हमने दोहा लिखा है, अब दोहा के बीच में इस तरीके से ये चरण होते हैं, तो ये चरण पहला, ये चरण दूसरा, चरण तीसरा और चरण चौथा, दो पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होती हैं? दो पंक्तियां होती हैं, और एक पंक्ति में बेटा दो चरण होते हैं। कितने? एक पंक्ति में इनके दो चरण होते हैं। तो भाई एक पंक्ति में जब दो चरण होंगे तो उस जो पंक्ति है, जो पूरी पंक्ति है, उसको हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, अगर पूरा आपने वीडियो देख लिया ना तो छंद वास्तविकता में आप लोगों को एकदम ऐसे लगेंगे कि मक्खन है, ठीक है। जो डरते हैं ना कि हम मात्राएं सीख नहीं पाते हैं सर, बस मात्राएं ही तो भूल जाते हैं, अरे बेटा अगर आज के बाद भूल जाओ तो सच बता रहा हूँ आप बस बोल देना हमसे, ठीक है, हम घर पे आके आप लोगों के पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। मात्राओं के नाम, तो इसको हम बेटा एक पाई रेखा या लघु मात्रा कहते हैं, और इसको हम एक वर्तुल रेखा या गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे छंद शब्द के बारे में कि छंद शब्द क्या है। अंत में हम आपको सच बता रहे हैं, फिल्मी धुनों पर आपको पूरी की पूरी मात्राएं याद कराएंगे। छंद शब्द संस्कृत की छद धातु में असुन प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या प्रसन्न करना या फिर बांधना, ठीक है। कुछ तथ्य हैं आप लोगों के लिए। छंदोमयी रचना को पद्य कहते हैं। इसके बाद है कि छंद का दूसरा नाम पिंगल है। अब ये पिंगल नाम क्यों है बेटा? क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल मुनि थे, ठीक है। चलिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? ऋग्वेद में, ठीक है। यदि आप लोगों की अनुमति हो तो हम थोड़ी सी न्यूज दे दें, जिससे भाई थोड़ा सा हमारा भी फायदा हो, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, ये सारी PDF हैं आपको 99 रुपये में इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक आपको 99 रुपये में दी जा रही हैं। हमारा जो नंबर है, आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये 99 में 12 से 20 तक पूरी की पूरी आपको PDF दी जा रही है, एक भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है, ठीक है। चलिए, और इन PDFों के साथ में आपको कुछ अदर PDF भी मिल जाएंगी, जैसे कहानी पात्र हैं, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की बोलियां हैं, हमारे मध्य प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं हैं। ये PDF आपको फ्री मिलेंगी यदि आपने 99 रुपये में इकाई 12 से इकाई 20 तक आप लोगों ने PDF खरीद ली हैं तो, ठीक है। आपको जो PDF 12 से 20 तक की दी जाएंगी वो वास्तविकता में 700 प्लस MCQs के द्वारा बनाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जीवन परिचय भी उनके सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं कि बेटा मात्राओं को कैसे याद रखना है, ठीक है। तो चलें हम लोग पढ़ते हैं बेटा मात्राएं। ये देखिए पूरे के पूरे हमने यहाँ पर छंद ले लिए हैं, जो मात्रिक छंद हैं मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम इनकी मात्राएं सीखेंगे, और इन मात्राओं को कैसे सीखेंगे? जब आप हमारी पूरी बात को सुनेंगे तभी ये आपको याद होंगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहला है आपका गीत का। तो गीत का में बेटा 14-12 मात्राएं होती हैं, यानी कि यदि इस प्रकार से कोई पंक्तियां लिखी हुई हैं
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि यहाँ यति लगी होगी, क्या लगी होगी बीच में, यहाँ पर यति लगी होगी। तो इस वाले भाग में 14 मात्राएं होंगी और इस वाले भाग में 12 मात्राएं होंगी। अब बात ये है कि भाई इनको याद कैसे करें, तो आप इनके लिए गाना याद करना, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब गीत हम इसलिए गा रहे हैं क्योंकि गीतकार ने ही तो कहा है कि गीत गाओ, भाई गीतकार ने ही तो कहा है कि गीत गाओ। और फिर दूसरा है हरि गीत का, कौन सा है, हरि गीत का। तो कंपेयर करना दोनों को, ठीक है। ये गलियां ये चौबारा, चौबारा चौबारा चौबारा, क्लियर है बेटा, ये गलियां ये चौबारा, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद है हरि गीत का में 16 बार है। तो बेटा देखो हमने पहला पढ़ा था ना, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, 2 12 यानी 14 और 12 में हमने यहाँ पर 2 जोड़ दिया, तो ये कितनी हो गई बेटा, 16 12 हो गई। अगर ऐसे आपको याद नहीं होगा तो बस ये याद रखना कि ये गलियां ये चौबारा एक हमें गीत गाना है, तो ये किसकी हो गई, गीत का की हो गई, किसकी हो गई, गीत का की। हरि गीत का में पहले क्या किया इन्होंने, 2 वर्ण जोड़ दिए, तो आप भी इसमें 2 वर्ण जोड़ देना, तो कितनी हो जाएंगी, 16 12 हो जाएंगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है बेटा चौपाई। कौन सा छंद है, चौपाई। तो चौपाई में कितनी होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 16 16 मात्राएं होती हैं। तो अब यहाँ पर ये तो वही देखो, ये याद कराने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, आपको हमेशा से क्या होंगी, याद होंगी कि चौपाई में चौपाई, ठीक है, 4 क्या करना है आपको, वर्ग करना है, ठीक है। तो ये आपकी याद हो जाएंगी चौपाई की। अगला है बेटा रोला, इसको हम 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब है हमारा दिग्पाल। तो देखिए दिग्पाल में क्या लगा है बेटा, बाद में पाल शब्द लगा है, कौन सा शब्द लगा है, पाल शब्द लगा है। तो अगर आपके माता पिता हों, आपके 2 भाई हों, तो कैसे पालते हैं बेटा, बराबर बराबर पालते हैं, कैसे पालते हैं, बराबर बराबर। तो दिक्पाल यानी बराबर बराबर आपको पालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 12 मात्राओं का छंद हो जाएगा, ठीक है। अगला है रूपमाला। तो रूपमाला सम्मात्रक छंद होता है, इसमें होती हैं 14 और 10। तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, यदि आप लोगों ने नहीं सुना है तो मैं आपको सुना दूंगा, ठीक है। 14वीं का चांद हो या हो आफताब, क्या है, 14वीं का चांद हो या हो आफताब। तो भैया यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 14 से हो जाएगा 14 14 और 10 से हो जाएगा क्या, 10, ठीक है। 14वीं का या फिर 14वीं का। अब 14 मतलब क्या होता है कि 10 में 4 जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या होगा, रूप। अब यहाँ पर हम 14वीं का चांद क्यों बोल रहे हैं, अरे भैया 14वीं का जो चांद होता है ना वो बहुत ही सुंदर होता है, तो यहाँ शब्द लगा है रूप। तो रूप से आपको याद करना है कि 14वीं का चांद जैसी लग रही हो, कैसी लग रही हो बेटा, 14वीं के चांद जैसी लग रही हो यार तुम, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है। अगला हम यहाँ दोहा को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोहा छोड़ा, रोला छोड़ा, क्यों छोड़ा अभी हम आपको बताते हैं। अगला क्या है बेटा, सोरठा, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा, बरवय, कौन सा बेटा, बरवय। अब बरवय में होती हैं बेटा 12 और 7, कितनी होती हैं बरवय में, 12 और 7। तो हम बरवय को आज के बाद कौन सा छंद पढ़ेंगे, बरगय, कौन सा छंद पढ़ेंगे, बरगय। और हमारे बुंदेलखंड में एक मस्त गालियाँ देती हैं हमारी माता पिता, हमारी माता तो खास तौर पे देती हैं, बुंदेलखंड वासी हो यदि आप तो, और मध्य प्रदेश में अगर हो तो आपने सुना जरूर होगा कि क्या कर रहे थे दिन भर, बर गए उन्हीं के साथ चले जाते, बर गए उन्हीं के साथ चले जाते, बर गए उन्हीं के साथ मर जाते, क्या कर रहे थे दिन भर उनके घरे, ठीक है। तो बर गए मतलब कैसे बर गए, तो भाई बर गए बेटा, बर गए का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जल गए, ठीक है। बर गए का मतलब क्या होता है, जल गए। तो बर गए मतलब 12 और 7। अब कैसे जल गए, कैसे जल गए बेटा, मतलब 12 और 7 कैसे जल गए, बर गए साथ में, कैसे, बर गए साथ में कै नहीं चलोगो, बर गए साथ में कै नहीं चलोगो। तो बरवय से कहा हो जाए भैया 12 और 7 हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा उल्लाला। तो हमने भैया इतनी आपको याद कराई हैं। अब इसमें हमारा बचा क्या था,
एक बचा था बेटा रोला, एक बचा था सोरठा और एक बचा था दोहा। हमें ना तो गुरु देखना है लास्ट में, ना हमें कुछ देखना है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, रोला में यदि हम ऐसे लिख रहे हैं, रोला को हम यदि ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पहले ही दिख जाना चाहिए, क्या दिख जाना चाहिए कि यदि हम इसकी पहली वाली जो रेखा है इसको हम हटा दें, तो इसको यदि सीधा कर लें तो ये हो गई हमारी 11। क्या हो गई बेटा? 11। और ये यदि यहाँ पर देखो 3 तो आपको दिख ही रहे हैं, यहाँ पे एक और लगाना है तो क्या हो गए 11 और 13। नहीं समझ में आ रहा? चलो हम इधर भी हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब आपको स्पष्ट दिख रही होंगी कितनी हो गई बेटा? 11 और 13। तो ये हो गई हमारी किसकी? रोला की। किसकी हो गई? रोला की, ठीक है। अब रोला की कितनी हो गई बेटा? 11 और 13। तो एक और है हमारा कौन सा? सोरठा। एक कौन है हमारा? सोरठा। अब सोरठा में भी देख लो। अच्छा, और किसी में ऐसी मात्राएं तुम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो सोरठा में भी देखो बेटा, पहले कितनी होंगी? तो पहले होंगी बेटा इसमें 11। देखो इनको हम सबको हटा रहे हैं, ठीक है, बीच से इसको हटा देते हैं। फिर वही रा रस्सी वाला बन गया, तो रा बन गया, तो रा का मतलब हम ऐसे निकालेंगे 11, ठीक है। तो 11 और 13 सोरठा में और 11 और 13 रोला में हो गई। अब जब 11-13 रोला में भी हो गई और 11-13 सोरठा में हो गई तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कन्फ्यूजन होने लगेगी। तो देखो बेटा, हमने नीचे एक उदाहरण लिए हैं, एक नहीं बल्कि दोनों छंदों के उदाहरण लिए हैं। एक पहले जो ऊपर लिखा है वो है रोला और नीचे जो लिखा है वो है सोरठा। पहले हमने क्या लिखा? रोला, और फिर इसके बाद लिखा हमने कौन सा? सोरठा, ठीक है। अब दोनों में समझना कि अंतर क्या है, ठीक है। बहुत सूक्ष्म अंतर के द्वारा दोनों क्लियर कर देंगे हम। यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए। जे क्या है भैया? जे है रोला। जे क्या है? रोला। और ये वाला क्या है? ये सोरठा है, ठीक है। तो यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। तो इन दोनों में अंतर बताने से पहले हम आपको एक बहुत अच्छी चीज और दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर है ना बेटा, ये पर है और ये स्वार्थ है, ठीक है। तो बीच में इन्होंने क्या लगाया? डैश लगाया। इनको एक साथ नहीं लिखा। एक साथ लिखते तो कोई कोई व्यक्ति क्या करता है कि सा की वजह से, इस आधे सा की वजह से राग को दीर्घ कर देता। राग को क्या कर देता? दीर्घ कर देता, क्योंकि भाई हमने पढ़ाया है ना कि यहाँ पर आधा सा है तो आधे सा की वजह से आगे वाला दीर्घ होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे वाला दीर्घ नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? क्योंकि बीच में डैश इसीलिए लगाया गया है कि आप यहाँ पर रा को दीर्घ ना कर दो, ठीक है। चलो अब हम अपने कहाँ पर पहुँचते हैं? मेन मिशन पर पहुँचते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। चलो, तो इन दोनों में जो अंतर है बेटा वो है बहुत सूक्ष्म अंतर है। ये रहा, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? यहाँ लिखा है काम और यहाँ लिखा है काज। यहाँ लिखा है कीजिए और यहाँ लिखा है दीजिए। तो रोला से सीखना है रोना। क्या सीखना है? रोना। रोला मतलब रोना। और बेटा जब कोई बच्चा रोता है तो घर से बाहर आवाज जाती है कि नहीं? तो जब घर से बाहर आवाज जाएगी यानी तुकबंदी कहाँ मिलेगी? बाद में। तुकबंदी कहाँ मिलेगी? बाद में मिलेगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तुकबंदी कहाँ मिलेगी? बाद में मिलेगी इसमें। और जब यहाँ तुकबंदी मिल गई है, अब कुछ लोग कैसे सीखेंगे इसको कि इसमें गुरु गुरु मिलते हैं बाद में, इसमें गुरु गुरु मिलते हैं और इसमें लघु लघु। अरे इसको छोड़ो यार, गुरु लघु क्या देखोगे? भूल गए तो तल। तो कैसे सीखेंगे? रोला में रोगे तो आवाज बाहर जाएगी, मतलब तुकबंदी कहाँ मिलेगी? बाद में मिलेगी। और सोरठा, सो रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? सो रहे हो। जब सो रहे हो तो आवाज कहाँ रहेगी? अपने अंदर। सांसों की आवाज कहाँ तक रहेगी? हमारे रूम के अंदर। और यदि कोई खर्राटे मार रहा होगा तो बाहर भी चली जाए। तो भाई बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो सुमिरत सिद्धि होए करहु अनुग्रह सोए, होए सोए, मतलब यहाँ पर आपकी जहाँ पर ये पहला और तीसरा चरण खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर तुकबंदी मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यहाँ तुकबंदी। ये तुकबंदी नहीं है काम और काज, ये तुकबंदी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर होता काम और यहाँ पर होता शाम तो तुकबंदी बन जाती, लेकिन यहाँ पर होए और सोए ये तुकबंदी है। गणनायक करी वर वदन
बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, यहाँ भी तुकबंदी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कंपलसरी है। यहाँ पर तुकबंदी क्या है, सोरठा में कंपलसरी रहेगी। यहाँ पर मिले अथवा ना मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, लोला में 11-13 मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11-13, ये तो हमने सिखा दिया है आपको, ठीक है। लेकिन रोला में क्या होगा, बाहर तुकबंदी मिलेगी, और सोरठा में क्या होगा, बीच में तुकबंदी मिलेगी। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो 5 मिनट वीडियो पीछे से आप देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। तो सबकी आपको याद हो गई। अब जो है देखिए, सोरठा जो है वो दोहा का उल्टा चलता है। तो जब इसमें सोरठा में 11-13 हैं, सोरठा में 11-13 हैं, तो दोहा में कितनी होंगी, 13-11 होंगी। तो भाई इसको उल्टा कर देना, ऐसे सीखना। कभी कभी पूछा भी जाता है कि बताइए सोरठा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो सोरठा छंद का विपरीत छंद होता है बेटा दोहा, ठीक है। अब उल्लाला में आपको सीख के जानी है। उल्लाला में क्या सीखना है आपको, 15 और 13 मात्राएं सीखनी है। क्या हो सीखनी है, 15 और 13 मात्राएं सीखनी है। क्लियर है। एक हमने यहाँ पर जोड़ा नहीं है, एक छंद होता है बेटा वीर या आल्हा छंद। कौन सा, वीर या आल्हा, वीर या आल्हा छंद, ठीक है। तो जो वीर या आल्हा छंद होती हैं, इसकी होती हैं 16 और 15 मात्राएं। कितनी होती हैं, 16 और 15 मात्राएं होती हैं इसमें। अब 16 और 15 से आप कैसे सीखेंगे, तो देखो गांव में क्या होता है कि आप वीरता दिखाते हो। आपके दोस्त को किसी ने मार दिया तो आप वीरता दिखाओगे कि चल यार 15-16 को तो हम वैसे ही निपटा देंगे, 15-16 को तो हम वैसे ही निपटा देंगे। लेकिन बेटा यहाँ तो है उल्टी, पहले 16 बाद में 15, यानी पहले और तीसरे में कितनी 16 और दूसरे और चौथे में 15। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो गांव में वीरता दिखाते हैं ना कि चल यार 15-16 को तो हम अकेले निपटा देंगे, ठीक है, निपटा देंगे मतलब मारेंगे। लेकिन जब वहां जाते हैं तो भाई भीड़ ज़्यादा दिखती है, तो जस्ट उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि मात्राएं भी हमारी कैसी लिखी जाएंगी, यहाँ पर 16 और 15 मात्राएं लिखी जाएंगी। क्या लिखी जाएंगी, 16 और 15 लिखी जाएंगी, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जिन्होंने भाई वो गाना नहीं सुना है, 14वीं का चांद हो या हो आफ्ताब, तो ये भैया हम 14वीं का चांद लाए हैं और आफ्ताब भी लाए हैं, ठीक है। तो 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पर स्तुति नहीं है, खुदा की कसम लाजवाब हो, ठीक है। 14वीं का चांद हो। आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसी गाने को। जुल्फें हैं कंधों पर, जुल्फें हैं कंधों पर बादल झुके हुए हैं, जुल्फें हैं जैसे कंधों पर बादल झुके हुए हैं, है जैसे मई के प्याले जैसे, जैसे मज़ा आते हैं प्यार की तुम वो शराब हो, ठीक है। तो भैया 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ठीक है। तो ये वो सॉन्ग था बेटा, ठीक है। अब एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, और रिपीट करने से पहले हम इसमें आपको थोड़े सा बता दें कि किस तरीके से हम PDF बेच रहे हैं। तो 99 में यूनिट 12 से लेकर के 20 तक की आपको फ्री 99 रुपये में मिल रही हैं, और इसके साथ कुछ PDF आपको फ्री भी दी जाएंगी। आप हमसे संपर्क करने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज या कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो 12 से 20 तक की जो आपकी PDF रहेंगी, इसमें 700 प्लस क्वेश्चन संकलित किए गए हैं जीवन परिचय के साथ, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको एक बार और रिपीट करा देते हैं। गीत का तो गाना गाना है, ये गलियां, ये चौबारा, चौबारा मतलब 14-12, यहाँ आना ना दोबारा मतलब इसमें 2 और जुड़ जाएंगी, ठीक है। और वैसे भी हरी गीत का में हरी में 2 वर्ण और जुड़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ 16-12, चौपाई में 16-16 सबको याद है, ठीक है। लोला की कैसे याद करना है, तो लोला को पहले लिख लेना है, लोला को पहले लिख लेना है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर देना है, रेजर चला देना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बन गया हमारा 11, और ये वाली डंडी उठा के नीचे लगा दो तो हो गया 13। तो रोला में कितनी हो गई, 11 और 13। दिग्पाल में पालना है, मतलब बराबर बराबर पालोगे, किसी को भी पालोगे तो भाई दो बीवियाँ रखोगे तो दोनों को बराबर बराबर पालना पड़ेगा ना। अगला है रूपमाला, तो रूपमाला के लिए हमने एक सॉन्ग आपको फिर बता दिया है। कौन सा सॉन्ग बताया है कि 14वीं का चांद हो या हो आफ्ताब। 14वीं मतलब 14 और 10, 14, ठीक है। इसके बाद दोहा, तो दोहा जो होता है वो बेटा सोरठा का उल्टा होता है, और सोरठा की मैंने आपको सिखा दी थी कितनी, 11-13, ठीक है। तो सोरठा का उल्टा, तो इस दोहा की कितनी हो जाएंगी, 13-11।
इसके बाद कौन सा है बेटा, बरवय। तो बरवय मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं बर गए, साथ में कह नहीं चलोगे। जैसे दिन भर तुम किसी के साथ में रहो ना तो सीधे बोलते हैं हमारी मम्मी जी आकर के कि बर गए, साथ में कह नहीं चलोगे, मतलब साथ में क्यों नहीं चला गया, यानी कि 12 और 7। ठीक है। उल्लाला में आपको सीखनी कितनी, 15 और 13। इसके बाद हमने एक छंद और आपको बताया था, कौन सा, वीर आल्हा। तो वीर आल्हा की कितनी होती हैं, 16 और 15 होती हैं। इसको कैसे सीखोगे, तो हमने कहा है गांव में क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि चलो यार तुम्हें किसी ने, जिसने मारा है ना, चलो हम चलते हैं, 15-16 को तो हम वैसे ही निपटा देंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी 16 पहले और 15 बाद में हो जाएगा। ठीक है। आगे थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि कुंडलियाँ क्या होती हैं। तो कुंडलियाँ की एक पहचान होती है कि जिस अक्षर से वो स्टार्ट होती है उसी अक्षर पर वो समाप्त होती है। ठीक है। तो एक ये हो गई, ये बनती किससे है, दोहा और उल्लाला से। ठीक है। छप्पा किससे बनता है, तो ये रोला से बनता है और उल्लाला से बनता है। शायद आज आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम वार्णिक छंद भी लेकर के आएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और साथ में ईश्वर से सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भाई शेयर यदि आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। कंपटीशन तो आप बढ़ाओगे नहीं। चलिए, बाय बाय।